नमस्कार। कल आप लोगों ने एक अनजान से शादी का पार्ट 1 सुना था और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। उन लोगों ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और इन दोनों से माफ़ी भी मांगी। फिर वहाँ से निकल आए। बाहर आकर राहुल बोला, वाह, आरोप भी क्या तगड़ा लगाया है, आवारागर्दी। हाँ हाँ, उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। वैसे सही है, आशिकी ही तो करने गए थे, मगर प्यार ने बड़े बड़ों को मजनू बना दिया। अगर पुलिस न पकड़ती तो शायद जनाब वहां गाना गाते फिरते, तू छुपी है कहाँ। अब तू चुप करता है या नहीं? आदित्य ने उसे मारते हुए कहा। अरे मारना नहीं, ड्राइविंग कर रहा हूँ, कुछ हो गया तो? वैसे कुछ पता चला उसका? नहीं, हॉस्पिटल भी गया था, पर किसी को पता ही नहीं, सब कुछ सीक्रेट जो था। जिंदगी में आज पहली बार इस सीक्रेट शब्द से नफरत हो रही है। उस दिन के बाद उसने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करना भी छोड़ दिया। अंजलि की ड्यूटी अब गायनी वार्ड में थी। वह अब इतनी बिजी नहीं थी, वहां बैठकर आगे की पढ़ाई भी कर लेती थी। वह गायनी स्पेशलिस्ट बनना चाहती थी। वह बैठी पढ़ रही थी कि विशाल का फोन आया। वह अभी भी इमरजेंसी वार्ड में ही था। विशाल अंजलि के फोन उठाते ही बोला, क्यों, यहाँ से जाते ही यारों को भूल गई, नामुराद बेकदर लोग। अरे मैं कहाँ भूली हूँ तुझे, तुझे ही याद कर रही थी। जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर रिया से तेरी शादी हो गई होती तो वो भी आज ऐसी हालत में मुझसे ट्रीटमेंट कराती। अंजलि ने हंसते हुए कहा, कर लो मजाक, दोस्त इसीलिए ही तो होते हैं। आप उन्हें अपने जख्म दिखाओ तो वह उस पर नमक छिड़कते हैं। हाय, नहीं यार, यह गलत बोल रहे हो तुम। मिर्च ऐड करना तो भूल ही गई, नमक के साथ मिर्च भी छिड़कते हैं ना। हाँ हाँ, हंस लो हंस लो, तुम्हें किसी से प्यार होगा ना तो पूछूंगा, विशाल बोला। रमन पास बैठा उसकी बातें सुन रहा था। उसने ही विशाल से अंजलि का हाल पूछा था। जिस दिन से वह गई थी उस दिन से विशाल की उससे बात नहीं हुई थी। उसने फोन कर लिया। प्यार का नाम सुनते ही अंजलि को वह चेहरा याद आ गया जो उसे भुलाए नहीं भूलता था। वह बोली, क्या पता मेरी किस्मत में यह प्यार है भी या नहीं। ऐसे क्यों बोलती हो? कहते हैं ना, रब ने सबको धरती पर जोड़ों के रूप में भेजा है, हम दोनों का भी यही कहीं होगा। मुझे अपने में शामिल ना कर, तेरे तो जोड़ीदार पता नहीं कितने आकर चले गए। हाँ, असल में जो ऊपर वाले ने मेरे लिए जोड़ीदार भेजा है वह अभी मुझे मिला ही नहीं। यार तू यहाँ आ जाया कर, हम तो वहाँ आ नहीं सकते। अच्छा, आ जाऊंगी। फोन बंद करके अंजलि उस दिन को याद करने लगी। महीने से ऊपर हो गया था, मगर उसे आज भी ऐसा लगता कि कल ही की बात है। वह खून से लथपथ उसकी गोद में पड़ा है और वह उसे बचाने की कोशिश कर रही है। अंजलि कई बार सोचती थी कि अब वह उसे भुला देगी और याद नहीं करेगी, पर जब भी कोई प्यार का जिक्र करता उसे वो याद आ ही जाता। उसके बस में नहीं था उसे भुलाना। वक्त बीतता गया। इस बात को लगभग 1 साल हो गया था। हॉस्पिटल में बहुत ही दूर पहाड़ी पर एक गांव था जो बहुत पिछड़ा हुआ था और वहां के लोग शहर में इलाज कराने नहीं आ सकते थे। इसीलिए वहां कैंप लगाया। 10 लोगों की टीम में डॉक्टर अंजलि और डॉक्टर रमन भी शामिल थे। लोगों ने 1 हफ्ते का कैंप लगाया। इस दौरान इन्होंने सबको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताया और इलाज भी किया। अंजलि ने औरतों को प्रेगनेंसी में क्या करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, यह सब समझाया। अब लोग कुछ जागरूक हो गए थे। हफ्ते बाद वह लोग जिस दिन वापस आ रहे थे तो बहुत जोरदार बारिश होने लगी। वह अभी रास्ते में ही थे कि बारिश के कारण लैंडस्लाइड होने लगी और उनकी बस हादसे का शिकार हो गई। बस नीचे खाई में गिर गई थी। लोग आपस में एक दूसरे को बुलाने लगे। कुछ लोग जो नजदीक गिरे थे एक जगह इकट्ठा होने लगे। रमन को सबसे पहले अंजलि की याद आई। उसने देखा कि अंजलि कहीं नहीं है। वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। 10 में से 6 लोग मिल गए थे, 4 अभी नहीं मिले थे और अंजलि उन्हीं में से एक थी। बारिश रुकने पर उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ गई थी। यह आर्मी टीम थी और उसका संचालक मेजर आदित्य वर्मा था।
उसने डॉक्टर से पूछकर सारी सिचुएशन का जायजा लिया। फिर उसने 6 बंदों को 2-2 की टीम में बांट दिया। तुम लोग अलग-अलग डायरेक्शन में जाओ, कोई मिलता है तो उसी वक्त खबर करो। फिर उसने बचे हुए डॉक्टर्स को अपनी गाड़ी में जाने को कहा। रमन बोला, अगर हम सब चले गए तो नीचे से मिले डॉक्टर्स का फर्स्ट एड कौन करेगा? इसलिए मैं यहीं रुकता हूँ। आदित्य बोला, नहीं डॉक्टर, सबको ठीक ठाक पहुँचाना हमारी ड्यूटी है। आप खुद घायल हैं, इसीलिए आप जाइए। हमने और एम्बुलेंस बुलाई है, अभी आती ही होगी। उन्हें हम अगले एम्बुलेंस में ले आएंगे। रमन उसकी बात मानकर चला गया। अब आदित्य अकेला खड़ा था। वह वायरलेस पर सिचुएशन का हिसाब रख रहा था। वह खुद भी लोगों की तलाश में नीचे की तरफ जाने लगा। मिट्टी बरसात में गीली हुई पड़ी थी। वह धीरे धीरे नीचे आ रहा था कि स्लिप हो गया और काफी नीचे जा गिरा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। वह आगे बढ़ा तो उसे किसी के करहाने की आवाज आई। उसने आवाज दी, कोई है? जवाब में उसे हल्के से आवाज आई, मैं नीचे हूँ। आदित्य रस्सी के सहारे आवाज की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूरी पर उसे मिट्टी के ढेर में सफेद रंग का कपड़ा दिखा। वह भाग कर वहां गया। कोई मिट्टी में फंसा पड़ा था। सिर्फ उसका एक हाथ ही बाहर था। आदित्य ने जल्दी से मिट्टी हटानी शुरू की। पहले उसने उसके चेहरे से मिट्टी हटाई, तब जाकर उसको सांस आई। आदित्य ने देखा कोई लड़की थी। आदित्य ने उसके कंधों को पकड़कर उसे बाहर खींचकर निकाला। वह निकल नहीं पा रही थी। एक तो मिट्टी ऊपर से गीली, वह बेहोश होने के कगार पर थी। उससे तो हिला भी नहीं जा रहा था। आदित्य ने उसके सिर को अपनी गोद में रखा, उसके मुंह के अंदर से मिट्टी निकाली, फिर उसका मुंह साफ किया। यह अंजलि थी। वह अंजलि को देखता रह गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है? पर अब इन बातों का वक्त नहीं था। उसने अंजलि को बुलाया, सुनिए, आप जरा हिम्मत रखिए, मैं आपको धीरे धीरे ऊपर खींचता हूँ। अगर दिक्कत हुई तो बता देना। पानी। अंजलि के मुंह से बस ये शब्द निकला। आदित्य ने आराम से उसके मुंह में धीरे धीरे पानी डाला। उसने बड़ी मुश्किल से पानी पिया। फिर बोली, मैं तैयार हूँ, आप खींचिए। आदित्य ने अपने दोनों हाथ उसकी बाहों में फंसाकर उसे ऊपर की ओर खींचा। वह बाहर आ गई। दोनों दूर जाकर गिरे। आकाश ने धीरे से उसे नीचे लिटाया, फिर उसे चेक करने लगा कि कहाँ चोट आई है। देखने में सब ठीक लग रहा था, पर उसकी टांग हिल ही नहीं रही थी। अंजलि ने कहा, लगता है मेरी टांग टूट गई है। कोई बात नहीं, जान बच गई। यह बहुत बड़ी बात है, चलो मैं तुम्हें ऊपर ले चलूं। कहकर जब आकाश ने ऊपर देखा तो वह हैरान रह गया। जब वह नीचे आ रहा था तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह इतना नीचे आ गया है। उसने वायरलेस को चेक किया, वह भी काम नहीं कर रहा था। उसे याद आया जब वह स्लीप हुआ था उस वक्त कुछ आवाज आई थी। ओह, यह तो वायरलेस ही टूटी होगी। अंजलि उठने की कोशिश कर रही थी पर उससे उठा ही नहीं जा रहा था। आदित्य ने ही उसे उठाया, अपने कंधों का सहारा देकर बिठाया। अंजलि ने अब तक ध्यान से उसे नहीं देखा था क्योंकि उसकी आंखों में मिट्टी पड़ गई थी। धोने के बाद भी सब धुंधला दिख रहा था। अंजलि को एक अनजान के सहारे बैठना अजीब लग रहा था। उसने कहा, मैं बैठ जाऊंगी, आप कष्ट ना करें। आदित्य को भी लगा कि वह लड़की होने के कारण शर्मा रही है, तो उसने उसे छोड़ दिया। तो वह पीछे को गिरने ही वाली थी कि तभी उसने संभाल लिया और बोला, देखिए, मैंने कहा था ना कि आप अभी बिना सहारे के नहीं बैठ सकते। ऐसा करते हैं, हम नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ नीचे कोई ना कोई गांव होगा। अगर रात हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। आदित्य ने उसके आगे बैठकर उसकी दोनों बाहें पीछे से अपने गले में डालकर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और नीचे की तरफ चल दिया। रास्ता लंबा था। उसने अंजलि से पूछा, आपको कोई गाना आता है? अगर आता है तो सुनाइए, टाइम पास हो जाएगा। जी मुझे आता है, पर मैं बहुत बेसुरी हूँ। आप ही सुनाइए। मुझे नहीं लगता आप बेसुरी होंगी। चलो फिर बातें ही कर लेते हैं। अगर मैं गाना गाने लगा तो जंगल के छुपे हुए सारे प्राणी सुनने आ जाएंगे। आदित्य ने हंसते हुए कहा। अंजलि भी हंस दी। चलो मैं ही शुरू करता हूँ। मेरा नाम आदित्य है। मैं आर्मी में मेजर हूँ। आजकल मेरी ड्यूटी कालका में है। अच्छा, मैं भी कालका के सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। मेरा नाम अंजलि है। अच्छा, फिर तो हम एक ही शहर के हैं। अंजलि अच्छा नाम है। यह एक इत्तेफाक है कि हमारा नाम ए अक्षर से शुरू होता है।
क्या यह सारे डॉक्टर वहीं के हैं? नहीं, हमारे हॉस्पिटल से हम 3 डॉक्टर ही हैं। बाकी डॉक्टर अलग-अलग हॉस्पिटल से आए थे। अब आपको आराम मिल जाएगा, आप तो थक गए होंगे। नहीं, हम अपनी ट्रेनिंग में आपसे 3 गुना ज़्यादा वज़न उठाते हैं। थकना हमारी फितरत नहीं। थोड़ा आगे जाने पर वह उस गांव में पहुंच गए। उन्हें देखकर लोग इकट्ठा हो गए। आदित्य ने अंजलि को एक बेंच पर बिठाया। फिर गांव का सरपंच उनके पास आया और बोला, आप कौन लोग हैं? वह पहाड़ी भाषा बोल रहा था। दोनों के कुछ समझ नहीं आया। तब आदित्य ने इशारे से पूछा कि यहाँ कोई डॉक्टर है? वह लोग आदित्य की ड्रेस देखकर उसकी इज्जत कर रहे थे। प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें इनकी बात समझ नहीं आ रही थी। तब उन्होंने गांव के एक टीचर को बुलाया। उसको थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी हिंदी आती थी। तब आकाश ने उसे सब समझाया। उसे कुछ समझ आया, कुछ नहीं। टीचर ने अपनी भाषा में सरपंच को समझाया। सरपंच उन्हें लेकर एक घर में गया। घर की औरत को कुछ बताया। फिर टीचर से कहा कि तुम इन्हें बताओ। टीचर ने कहा, सर यह घर आपके रहने क्यों है? यह गुसलखाना है। नहा लो बेबी, कपड़े ले लो। आप भी कपड़े ले लो, वैद आता है। टीचर की हिंदी कुछ समझ आई। वह उन्हें एक कमरे में रहने को कह रहा था। फिर बाथरूम दिखाया और एक लेडीज और एक जेंट्स के कपड़े पहनने को दिए। आदित्य बोला, देखिए मुझे यही समझ आया कि वो हमें पति पत्नी समझ रहे हैं। इन्हें समझाना बेकार है, सो प्लीज आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? वह यह कह रहा था कि कोई वैद्य आ रहा है। शायद इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। उसने अंजलि को समझाया, पहले आप नहा लें, फिर मैं नहा लेता हूँ। मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। अगर कोई मेडिसिन शॉप है तो आप पेन किलर ले आएं। आदित्य ने कहा कि मुझे नहीं लगता इस गांव में कोई मेडिकल शॉप होगी। मेरे पास पैरासीटामोल है, क्या उससे आपका काम चल जाएगा? अंजलि ने कहा, हाँ दे दीजिए। आदित्य ने उसे गोली निकाल कर दी और पानी भी दिया। अंजलि को बहुत दर्द हो रहा था। उसे बैठा भी नहीं जा रहा था। उसकी टांग सूज गई थी। आदित्य ने कहा, मैं किसी लेडी को भेजता हूँ, पहले आप नहा लें, गंदी मिट्टी से इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। वह बाहर गया। उसने एक लेडी को बुलाया पर वह डर कर अंदर भाग गई। अब वहाँ न तो सरपंच था और न ही टीचर दिख रहा था। वो फिर अंदर गया। वो बोला, देखिए मैं नहीं जानता कि ऐसी हालत में क्या करें। वह लेडी मेरी बुलाने पर पास आने की जगह डर कर भाग गई। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपकी मदद करूं? आपको? आदित्य को खुद बोलने में शर्म आ रही थी। अंजलि कैसे हाँ कर देती? वह लड़की थी और वह कैसे किसी अजनबी को छूने देती? तब आदित्य को एक बात सूझी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। आप शादीशुदा हैं? नहीं। मैं भी नहीं। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी उम्र 30 साल है। और आपकी? जी मेरी 28 साल। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आदित्य ने अचानक पूछा। जी? यह आप क्या कह रहे हैं? मैं इस तरह आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा, लेकिन हम शादी कर लें तो हम दोनों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बचा सकूंगा। ओके, जैसा आपको ठीक लगे, मैं तैयार हूँ। आदित्य ने कमरे में नजर घुमाई। वहाँ शीशे के पास सिंदूर रखा हुआ था। उसने सिंदूर उठाकर अंजलि की मांग में भर दिया। उसने कहा, आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। वापिस जाते ही सबसे पहले हम शादी करेंगे। मैं भी आपको आज से अपना पति मानती हूँ। फिर वो अंजलि को बताए हुए बाथरूम में लेकर गया। बाथरूम काफी बड़ा था। उसने वहां चेयर रखकर अंजलि को उस पर बिठा दिया और एक दूसरी कुर्सी पर उसकी टांग रख दी। फिर उसने गर्म पानी उसके पास रख दिया। उसने कहा, अब नहा लो, मैं दरवाजे के पास ही खड़ा हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना। आदित्य सोच रहा था कि यह सब क्या है, एकदम से दो अजनबी कैसे एक दूसरे की हो गई। पर जो भी हो, मैं अब इस रिश्ते को पूरे मन से निभाऊंगा। जैसा भी है, यही सब रब की मर्जी है। उसने अंजलि को आवाज लगाई, आप ठीक हैं? हाँ जी। वहां फिर शांति हो गई। थोड़ी देर बाद अंजलि ने आवाज लगाई, मेरा हो गया, आ जाइए। आदित्य अंदर आया, उसे उठाकर बाहर ले आया। अंजलि ने कमीज के साथ लहंगा डाल रखा था। आदित्य ने उसे उठाकर अंदर बेड पर लिटा दिया। फिर वह बाहर देखने गया। सरपंच और टीचर वैद को लेकर आ गए थे। वह उन्हें अंदर ले आया।
साथ में सरपंच की पत्नी खाने को उसे सेब दे गई। आदित्य ने झट से सेब अंजलि को दे दिया। उन्हें बहुत भूख लगी थी। अंजलि ने सेब खाना शुरू कर दिया। बाद में उसकी टांग की जांच की, फिर कुछ पुड़िया दवाई की दी और कहा, लगता है टांग टूट गई है, मैं अभी इसे बांध देता हूँ, थोड़ा दर्द होगा पर आप चिल्लाइएगा नहीं। वह फिर एक मलहम से उसकी टांग की मालिश करने लगा। दर्द से अंजलि का बुरा हाल था। आदित्य ने उसके पास आकर उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया। अंजलि को थोड़ा हौसला मिला। मलने के बाद वैद्य ने उसकी टांग को कसकर लपेट दिया। फिर उसे दवाई की एक पुड़िया दूध के साथ खाने को कहा। उसने वैसा ही किया। फिर वैद्य ने आदित्य को समझाया, इसे 2 दिन ऐसे ही रखना है, तीसरे दिन पट्टी बदलेंगे। दवाई समय पर लेनी है, कड़वी है पर लेनी पड़ेगी, तभी ठीक होगी। आदित्य ने टीचर से पूछा, यहाँ फोन है? टीचर ने बताया कि सड़क पर एसटीडी है, वहाँ जाकर हो सकता है। आदित्य अंजलि को बताकर टीचर के साथ फ़ोन करने चला गया। उसने राहुल को फ़ोन किया पर रेंज के कारण फ़ोन नहीं मिल रहा था। फिर उसने हेड ऑफिस लैंडलाइन पर फ़ोन किया। रात का वक्त था तो चौकीदार ने फ़ोन उठाया। आदित्य ने उसे बताया, हेलो, मैं मेजर आदित्य बोल रहा हूँ। हम हिमाचल प्रदेश के किसी गांव में हैं, यहाँ सबको बता देना, कर्नल साहब को खबर कर देना, मेरे साथ एक लेडी डॉक्टर भी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बोल ही रहा था कि फ़ोन कट गया। उसने दोबारा फ़ोन मिलाने की कोशिश की पर फ़ोन नहीं मिला। उसने टीचर के द्वारा एसटी वाले को बताया कि वह सरपंच के यहाँ ठहरा है, अगर कोई फ़ोन आता है तो बता देना। वह वापस आया तो खाना तैयार हो गया था। वह अंजलि से बोला, मैं पहले नहा लेता हूँ, फिर खाना खाते हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप पहले खा लीजिए। नहीं, मुझे इतनी भूख नहीं है, अभी 2 सेब खाए हैं। आप नहा लीजिए, फिर साथ में खा लेते हैं। आदित्य नहाने चला गया। जब आदित्य नहा कर आया तो अंजलि उसे देखते ही रह गई। यह तो वही है जो 1 साल पहले मुझे जख्मी हालत में मिला था। इससे पहले आकाश के चेहरे पर काली धारियां बनाई हुई थी। ऐसा आमतौर पर किसी मिशन पर जाने से पहले यह अपनी असली पहचान छुपाने के लिए करते हैं। इसीलिए अंजलि इसे पहचान ही नहीं पाई, मगर अब उसकी नज़रें आदित्य पर से हट ही नहीं रही थी। आदित्य ने उसे देखा तो बोला, क्यों, इतना हैंडसम बंदा पहले नहीं देखा क्या? पर चिंता नहीं करो, अब ये आपका पति है, आदित्य ने मजाक करते हुए कहा। अंजलि को मानो एकदम होश आया। उसने शर्मा कर नजरें झुका ली। वह आदित्य को बताना चाहती थी कि वह पहले भी मिल चुके हैं, पर वह डरती थी कि अगर इसे याद ही ना हुआ तो, अगर इसे मुझे जरा कुछ होता तो यह ठीक होने के बाद मुझे मिल सकता था। चलो छोड़ो, वह गुजरा वक्त गुजर गया, अब क्या याद करना। श्रीमती आदित्य वर्मा जी क्या सोच रही हैं? कहीं अब मुझसे शादी करने का पछतावा तो नहीं हो रहा? पर अब कुछ नहीं हो सकता। बेशक हमने पूरी शादी नहीं की, पर मैंने भगवान को साक्षी मानकर आपको अपनी पत्नी माना है। हाँ, अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती तो तोड़ सकती हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो यह सोच रही थी कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो मुझे आप मिल गए। अगर आप नहीं आते तो शायद मैं अब तक मर ही गई होती। आ गया ना, अब ऐसी बात ही नहीं करनी। मैं खाना लाने के लिए कहता हूँ। अंजलि सच में मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे अपनी किस्मत पर हैरानी हो रही थी कि उसने जिंदगी में सिर्फ एक बंदे को चाहा और भगवान ने उसी को उसका जीवन साथी बना दिया। भगवान तेरे रंग न्यारे हैं। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद आदित्य ने उसे दवा दी। दवा बहुत कड़वी थी। अंजलि के आंसू निकल आए। आदित्य ने झट से उसके मुंह में कुछ रख दिया। नहीं, बस यही दवाई है। अंजलि को लगा कि कोई और दवाई उसके मुंह में डाली है। वह कहने वाली थी कि बस यही दवाई लेनी है, पर उसे एहसास हुआ कि आकाश ने उसके मुंह में दवा नहीं, टॉफी डाली थी। उसने प्यार भरी नज़र से आदित्य को देखा। आदित्य शर्मा कर मुंह फेर कर कहता है कि वैद्य जी ने बताया था दवा कड़वी है। जब मैं फ़ोन करने गया था तो वहाँ से यह टॉफीज ले आया। रात काफ़ी हो गई थी। दोनों को अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो कैसे एक बेड पर सो सकते हैं? अंजलि कुछ कहने की ही सोच रही थी कि आदित्य बोला,
आप आराम से बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो जगा लेना। अंजलि की जान में जान आई। उसने कहा, ठीक है। वैसे मैंने सुना था कि लड़कियाँ बहुत ही नखरेबाज होती हैं, पर मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे मेरी हर बात मानने वाली पत्नी मिली है, आदित्य ने कहा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।